नमस्कार बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के छात्र हैं और 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 वीडियो को करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट 2 लेक्चर में हम पैराग्राफ 5 से पैराग्राफ 9 तक हिंदी में अर्थ लाइन बाय लाइन समझेंगे। हर एक कठिन शब्द का मतलब जानेंगे। अगर आपने ऑथर्स इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने ऑथर इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 4 तक पढ़ा था। हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था जिसमें गांधी जी ने भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात की थी। अब बारी आती है हमारे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में गांधी जी चर्चा करेंगे मन के बारे में कि मन किस तरह से चंचल होता है। मन के ऊपर कोई लगाम नहीं है। मन को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। उसे आज घोड़ा चाहिए, कल गाड़ी चाहिए, परसों बंगला चाहिए। मन को कभी संतोष होता नहीं है और इसी असंतोष के कारण मन की अनगिनत चाहतों के कारण, मन की अनगिनत वासनाओं के कारण हमारे पूर्वजों ने इस मन पर नियंत्रण करने के लिए कुछ ज्ञान दिया था। इसी ज्ञान के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो पैराग्राफ लगा दिया जाए। 2 तक आया, 3, 4, 5। हाँ, तो ये रहा आज का पैराग्राफ। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी जी लिखते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. हमने यह गौर किया है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक बेचैन चिड़िया है। बेचैन चिड़िया आप जैसे देखिए कि एक चिड़िया है, वो कहीं पर आप दाना छीट दीजिए तो वो उस एक जगह पर दाना नहीं खाएगी। अभी इस जगह पर दाना खा रही है, फिर कूद के इधर जाएगी, इधर दाना खाएगी। इधर का सारा दाना खत्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी कूद के वो पहले इधर जाकर दाना खाएगी, फिर कूद के इधर जाकर का दाना खाएगी। तो ये जो हम लोग का दिमाग है वो भी उस चिड़िया की तरह है। हमारे पास जो कुछ है उतने में संतुष्ट ना होकर के हम दूसरे चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को हमें जितना कुछ मिल जाता है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें हमेशा अधिक की मांग होती है। हमें आज मान लीजिए कि आपकी अभी चाहत होगी कि हम महीने में 1 लाख रुपए कमाएं। तो जब आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो आपकी चाहत होगी कि हम 1.5 लाख रुपए कमाएं। जब आप 1.5 लाख कमाने लगेंगे तो आपकी चाहत होगी कि आप 2 लाख रुपए कमाएं। तो इसी तरह जो मनुष्य का जो दिमाग है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स, मतलब उसको जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, उसको उतना ही जो है उसका चाहत उतना ही बढ़ जाता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी वो जो है असंतुष्ट रहता है। जितना हम अपने वासनाओं में लिप्त रहते हैं वो उतने ही कठोर, उतने ही क्या कहते हैं, निरंकुश, बेलगाम हो जाती है हमारी वासनाएं। यदि हम अपनी वासनाओं को खुला छोड़ दें, हमारे दिमाग में जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, हमारे दिमाग में जो मन आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, हमारे मन में जो आ रहा है वो खरीद ले रहे हैं, जो मन आ रहा है वो खा ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों, इन सभी वासनाओं में अगर यदि हम जितने अपने आप को लिप्त रखेंगे, ये वासनाएं जो है उतनी ही बेलगाम होती जाएगी। आगे गांधी जी लिखते हैं, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. अब गांधी जी लिखते हैं कि ये सब हमारे पूर्वजों ने देखा
कि हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है, उसको जितना मिलेगा उसको उतना और चाहिए, इसका कोई सीमा नहीं है कि उसको कितना चाहिए। इसीलिए जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमारे इंडल्जेस मतलब भोग विलास के ऊपर जो है एक सीमा लगा दी कि हम इतना ही वासना में लिप्त हो सकते हैं। वो जानते थे कि जो खुशी है या फिर गम है वो बस दिमाग की एक स्थिति है। यदि इंसान चाहे तो वो खुश रह सकता है और नहीं चाहे तो दुखी रहेगा। यदि किसी इंसान को दुखी रहना है तो उसके सामने आप दुनिया का सबसे बढ़िया खाना भी रख दे तो वो आदमी उस खाना खाने के बाद भी दुखी रहेगा। और यदि आदमी कोई सुखी रहना चाहता है तो भले ही उसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा ना हो, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के रह सकता है। तो यही हमारे लेखक यानी कि महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि खुशी जो है वो केवल एक दिमाग की हालत है। ज़रूरी नहीं कि आपको जितना मिलते जाए आप उतना ही खुश होते जाइएगा। आगे गांधी जी लिखते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अमीर है तो वो खुश ही रहेगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या फिर अगर गरीब है तो वो दुखी ही रहेगा। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी। अक्सर देखा गया है कि अमीर खुश रहते हैं। द पुअर टू बी द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर देखा गया है कि जो अमीर है वो दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब खुश रहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है उसके पास पैसा हो तो वो खुशी हो, और अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो दुखी ही रहे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि जो अमीर आदमी होता है वो दुखी होता है और जो गरीब आदमी होता है वो सुखी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा तो दिमाग एक चिड़िया है, उसको जितना मिलता है उसको उतना और भूख बढ़ जाता है, उसको और उतना चाहिए। तो अमीर लोगों के पास सब कुछ हो जाता है तो उनके पास और भूख बढ़ जाता है कि और करोड़ों का संपत्ति खरीदे। तो ये भूख उनकी कभी शांत नहीं होती है, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। किंतु जो लोग गरीब हैं उनको पता है कि इनकी जो है जीवन की सीमा इसी कुटिया में बीत जानी है और इन्हीं परिवार के 4 लोगों में बीत जाती है। तो ये वो उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं जिनके कारण गरीब लोग जो है अमीरों के मुकाबले ज़्यादा खुश दिखते हैं। गांधी जी आगे लिखते हैं, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सभी को देखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें लग्जरीज यानी कि विलासिता, शान और शौकत, बड़ी बड़ी चमकीली गाड़ियाँ, महल, बंगले, इन सभी चीज़ों से दूर रखा। प्लेजर्स यानी कि क्षणिक सुख, जैसे कि चाट फुचका जैसा स्वादिष्ट खाना हो गया, या फिर सोना का हार, या फिर किसी भी चीज़ जिससे लोगों को सुख मिलता है, वो सभी चीज़ों को जो है उसके ऊपर एक लगाम लगाया। उन सभी चीज़ों से दूर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा, वी हैव मैनेज दिस सेम काइंड ऑफ प्लॉग एज एग्जिस्टेड 1000 years अगो। हम लोग हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ जिस तरह का हल खेत जोतने में इस्तेमाल होता था, उसी हल को हम लोग आज तक बचा कर रखे हुए हैं और उसी हल से आज भी हम लोग खेत जोतते हैं। आगे लिखते हैं, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन आवर फॉर्मर टाइम्स। हम लोगों ने आज भी उन कुटियों को बचा कर रखा है जिन कुटियों में लोग हमारे पूर्वज रहा करते थे। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और हमारी जो इंडिजिनस यानी कि हमारी जो देसी जो शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल, वो आज भी वैसे ही है जैसा पहले हुआ करती थी। तो ये लास्ट वाली चीज़ें जो है गुरुकुल वाली, ये चीज़ अभी के समय में लागू नहीं होती है, लेकिन जिस समय गांधी जी लिख रहे थे उस समय गुरुकुल हुआ करते थे।
We have no system of life corroding competition. Each followed their own occupation or trade and charged a regular wage. हमारे यहाँ किसी भी तरह का जो है इस तरह का व्यापार या धंधा में कंपटीशन नहीं होता था जिसके कारण जो है लोग जो है लड़ मर पड़े। इस तरह की कंपटीशन नहीं होती थी। हर कोई अपना पेशा करता था। कोई नौकरी का भाग दौड़ नहीं था जिसके कारण जो है बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हों। कोई नौकरी का भाग दौड़ नहीं था। सब अपना खुद का पेशा में काम करता था। सब अपना खुद का व्यापार करता था और सब उसके हिसाब से एक जो साधारण जो वेज है, जो साधारण तनख्वाह है, वो चार्ज करता था। समझे? तो मतलब कि जो पहले के लोग थे वो ज़्यादा लालची नहीं थे। जितना होता था, जितना बनता था पैसा, उतना ही चार्ज करते थे और सब अपना अपना पेशा, अपने अपने पेशा करते थे ताकि जो दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन है वो ना हो और सब आराम से सुखी सुखी रह सके। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such thing, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मशीनों का आविष्कार करने नहीं आता था, लेकिन हमारे परदादाओं को पता था, मतलब कि हमारे पूर्वजों को पता था कि यदि हम अपना दिल इन चीज़ों में लगा बैठे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। अगर हम इन चीज़ों में अपना दिल लगा बैठे तो हम इन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे और अपनी मर्यादा को खो बैठेंगे। दे therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया, इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं, जिसके लिए किसी मशीन की ज़रूरत ना हो। They saw that our real happiness and health consisted in proper use of hands and feet। दे मतलब क्या हुआ बच्चों? दे मतलब यहाँ पर हमारे पूर्वजों के बारे में कहा गया है। तो इसमें लिख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो इंसान की असली खुशियाँ हैं, जो इंसान की असली खुशियाँ हैं वो तभी तक है जब तक उसका हाथ पैर चल रहा है। और इस इंसान का जो स्वस्थ है, इंसान तभी तक स्वस्थ रहेगा जब तक उसका वो अपना हाथ पैर चलाते रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने तय किया कि हम वही काम करेंगे जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। तो एक बार स्लाइड पीछे जा करके पैराग्राफ नंबर 5 और 6 को रिवाइज करते हैं। हमारे गांधी जी अपना एक आर्ग्यूमेंट रखते हैं। आर्ग्यूमेंट में ये रखते हैं कि इंसान का जो मन है, जो इंसान का मस्तिष्क है, उस पर कोई लगाम नहीं है, उसकी वासनाओं पर कोई लगाम नहीं है। उसको जितना मिलता है उसको उतना और चाहिए। इसी कारण जो है हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारी वासनाओं पर एक लगाम लगाया। हमें सभी तरह की लग्जरी और सभी तरह के शान शौकत, प्लेजर्स, इन सभी चीज़ों से दूर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास पैसे हो तभी वो खुश रहे और गरीब हो तो वो नाखुश रहे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि जो गरीब रहते हैं वो खुश रहते हैं और जो अमीर रहते हैं वो दुखी रहते हैं। इसीलिए जो है हमारे पूर्वजों ने कहा कि विलासिता पे कम ध्यान दे और अपने मर्यादा, अपने संस्कारों पे ज़्यादा ध्यान दे। गांधी जी और बताते हैं कि जिस तरह आज भी हमारे खेतों में हल का इस्तेमाल होता है जो कि हजारों सालों पहले हुआ करता था, क्योंकि हमने अपनी सभ्यता को बचा कर रखा है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस। हमने वही झोपड़ी, वही कुटिया आज भी बचा कर रखी है जिसमें हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज रहते थे। हम आज भी उन्हीं गुरुकुल में पढ़ाते हैं जिनमें हमारे पूर्वज पढ़ते थे। हमारे पास जीवन को तबाह करने वाला किसी कंपटीशन का वातावरण नहीं था। हमारे यहाँ सभी अपने अपने अलग अलग धंधा पानी अलग अलग करते हैं।
कोई किसी के ऊपर जो है कंपटीशन या बोझ दबाव नहीं बनता है, जिसके कारण जो है सब अपना काम मन लगा के कर सकते हैं और कोई भी लालची नहीं था और सब अपने काम का जो एक जितना पैसा बनता है उतना ही लेते थे, लालची होकर के ज़्यादा नहीं लेते थे। इसके कारण समाज जो है एक समरसता के साथ चलता था। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को मशीनें बनाना नहीं आती थी, लेकिन उन्हें पता था कि यदि मशीनों के पीछे इंसान अपना दिल लगा बैठे तो वो उनका गुलाम हो जाएगा और उनका गुलाम होने के बाद खुद की नैतिकता, खुद की मर्यादा को खो बैठेगा। इसीलिए उन्होंने अपने बहुत ही सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि जो इंसान की असली खुशियां हैं वो तभी रह सकती है जब तक उसका हाथ पैर चल रहा हो, और वो इंसान तभी तक स्वस्थ रह सकता है जब तक वो अपना हाथ पैर चला रहा हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ नंबर 6 तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे पैराग्राफ 7 में बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर and a useless encumbrance that people would not be happy in them। हमारे पूर्वजों ने आगे और ये तर्क दिया कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो जंजाल हैं, वो जो है बिना काम के मनुष्य के ऊपर बोझ डाल देते हैं, मतलब कि बिना मतलब का बोझ डालते हैं। आप गांव में रहेंगे तो आपको बस इस चीज़ का बोझ रहेगा कि आपको काम पर जाना है, किंतु यदि आपको शहर में रह रहे हैं तो आपके ऊपर कई प्रकार के बोझ आते हैं, जैसे कि आपको अपने घर को चोरी से बचाना है, आपके पास कोई समाज नहीं रहेगा जिससे आप बात बतिया सकते हैं, तो आपके अपने मनोरंजन का भी एक बोझ हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों को पता था कि बड़े शहरों में लोग खुश नहीं रहेंगे, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीफ एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, and that the poor man would be robbed by rich men। यहाँ पे गांधी जी आगे लिखते हैं कि हमारे पूर्वजों को पता था कि बड़े बड़े शहरों में चोर उचक्कों के गुट इकट्ठा हो जाते हैं, चोर के, डाकुओं का हो जाता है, देह व्यापार यानी कि देह वैश्या जो है उनके गैंग उमड़ आते हैं। जितने भी प्रकार की आप बुराइयां सोच रहे हैं वो सभी जो है पनपती है, फूलती है, फलती है शहरों में। और साथ ही में शहरों में जो है गरीब लोग हैं उनको अमीर लोग भी लूट लेते हैं। इस कारण से जो है दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इस कारण से वो हमारे जो पूर्वज हैं वो छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े शहरों में लोग खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पे चोर उचक्के, देह वैश्या और कई तरह की जो बुराइयां हैं वो पनपती थी, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अमीर लोग गरीबों को लूट लेते थे। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो है हमारे पूर्वज जो हैं वो छोटे गांव में ही रहना पसंद करते थे, जहाँ पर अपनापन हो, आस पड़ोस के लोग जानते हों। अब आगे लिखते हैं कि they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। हमारे गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो गांधी जी तर्क देते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने संत, ऋषियों और फकीरों को राजा से ऊपर की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो नैतिकता है वो तलवार से ऊंचा है। नैतिकता हमेशा तलवार से बड़ी रहती है। जिस इंसान के पास नैतिकता है उसका आदर जो है वो राजा से ज़्यादा होता था। हमारे यहाँ राजा के पास बहुत सारे धन दौलत होती है, राजा के पास बहुत सारे धन दौलत होती है। अगर पश्चिमी सभ्यता होती जहाँ पे धन दौलत की ही पूजा होती है, मटेरियलिज्म है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है,
तो राजा का जो है ओहदा वो ऋषि और फकीरों से ऊपर होता। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में ऋषि और फकीरों को राजा के ऊपर समझा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पैसा का नहीं, संस्कारों का मोल है, नैतिकता का मोल है, मर्यादा का मोल है। अब आगे आगे लिखते हैं गांधी जी, अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अब सबसे पहले ये पैराग्राफ समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो शब्द है नेशन, इस नेशन का अर्थ क्या होता है। नेशन का अर्थ देश नहीं होता है। नेशन का अर्थ होता है एक बड़ा सा समुदाय, लोगों का समूह, जिनका एक इतिहास हो, जिनकी एक संस्कृति हो, जिनका एक भाषा हो या फिर एक सभ्यता हो, जिनके आधार में वो जुड़े हों और जिस आधार पर उनमें एक एकता की भावना हो। जैसे आप जानते होंगे कि ब्रिटेन एक नेशन है। ब्रिटेन एक नेशन किस आधार पर है? ब्रिटेन नेशन इस आधार पर है कि वहाँ पर जो वहाँ की जो भाषा है वो ब्रिटेन में तो 3 भाषाएं हैं, इंग्लिश, वेलिश और स्कॉटिश। लेकिन वहाँ के लोग किस आधार पर जुड़े हैं? क्योंकि उन सभी का एक धर्म है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। तो इस आधार पर वो एक नेशन बने हुए हैं। उसी तरह फ्रांस के लोग फ्रेंच भाषा उनका था, उनका एक अलग इतिहास था। तो उस आधार पर वो लोग एक इतिहास को जो है वो लोग शेयर करते हैं, इसीलिए वो एक नेशन कहलाते हैं। तो उसी तरह भारत के लोग भी एक नेशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी जो हम लोग समझते हैं संविधान, वो तो होता ही है, लेकिन इसका जो संविधान होने से पहले जो मतलब हुआ करता था वो समझिए। क्या लिखा है मैंने? बुनियादी नियम और सिद्धांत का संग्रह जिससे कोई समूह का प्रशासन चलाया जाता है। यानी कि कोई भी एक समूह हो या फिर समाज हो, उसके अंदर के कुछ नियम, बुनियादी नियम, जैसे कि किसी गांव में नियम है कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलेगा, तो वो उस गांव का संविधान है, वो उस गांव का बुनियादी नियम है। किसी गांव में नियम है कि हर सुबह 6 बजे सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे, तो वो उस गांव का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का बुनियादी नियम है जो लोग वहाँ पे पालन करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके जो इस तरह के नियम का पालन करते थे कि संत और फकीरों को राजा से ऊपर का ओहदा देते थे, उस सभ्यता को किसी से सीखने की क्या जरूरत है? वो तो दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त है। आगे हमारे गांधी जी तर्क देते हैं, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट ऑल विद इन बॉन्ड्स। हम गांधी जी तर्क देते हैं कि हमारे पास दिस नेशन यानी कि हमारे भारत के राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र के पास, हमारे भारत में पहले भी कोर्ट हुआ करते थे जिसे हम पंचायत कहते थे। पहले भी लॉयर होते थे जिसमें जो हमारे तरफ से बोलता था पंच के सामने। पहले भी डॉक्टर हुआ करते थे जिन्हें हम वैद्य और हकीम कहते थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, पर वो सब अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी सीमा के अंदर ही काम करते थे। अभी के समय आप देखिए, कोर्ट में वकील है वो मनमाने पैसे मांगता है, कोर्ट में तारीख पर तारीख चलते जाती है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है, जब मन जो जांच लिख देता है। तो सब जो है अपना मर्यादा को लांघ चुका है, सब केवल पैसे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि सब वेस्टर्न यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने में लगा है, जो कि पैसों के आधार पर बना है, जो मटेरियलिज्म के आधार पर बना है। लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो मटेरियलिज्म के आधार पर नहीं बनी थी,
वो नैतिकता के आधार पर बनी थी। इसीलिए जो यहाँ पर कोर्ट थे, यानी कि पंचायत, वकील थे, ये लॉयर्स और डॉक्टर्स, यानी कि वैद्य और हकीम, इलाज करने वाले, वो सभी मर्यादा के अंदर रहते थे। वो पैसों के लालची नहीं हुआ करते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। सभी लोग जानते थे कि ये जो प्रोफेशंस है, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं, वकील हो गया, कोर्ट में काम करने वाले लोग हो गए, डॉक्टर हो गए, ये जो है जरूरी नहीं कि बाकी लोगों से सुपीरियर हो, यानी कि ऊंचे ओहदे के हों। मोर ओवर, यानी कि जबकि लोग ये मानते थे कि दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिसेंडेंट, नॉट देयर मास्टर्स। अब गांधी जी तर्क देते हैं कि सबको तो मालूम था कि ये जो प्रोफेशंस है डॉक्टर का, कोर्ट के लॉयर्स का, ये जो है बाकी लोगों से भले ही ऊंचे ओहदे पे नहीं है, इसके अतिरिक्त ये जो वकील और वैद्य हैं वो इस कारण से जो है लोगों को लूटते नहीं थे, क्योंकि वो जो है लोगों के ऊपर निर्भर माने जाते थे, ना कि लोगों के मालिक माने जाते थे। जैसे अभी के समय में कहा जाता है ना कि नेता है, वो नेता जो है वो लोगों का सरदार नहीं है, लोगों का मालिक नहीं है, बल्कि लोगों का सेवक है। उसी तरह उस समय जो है वकीलों को और वैद्यों को लोगों का सेवक समझा जाता था, ना कि लोगों का मालिक। अगर वो सेवक खुद को समझ रहा है तो वो सेवा करेगा, ना कि पैसा ऐंठेगा, लेकिन मालिक समझेगा तो वो पैसा ऐंठेगा। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। जो भी कोर्ट होते थे, जहाँ पे पंचायत लगती थी, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो न्याय मिलता था वो खराब होता था। न्याय अच्छा मिलता था, जो नियम थे वो उनका पालन होता था और सही से न्याय मिलता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। और जो आम जनों का जो नियम था, यानी कि आम जन जो है वो अधिकतर जो अपना मामला है वो पंचायत तक नहीं पहुंचने देते थे, वो अपने पहले से ही सुलझा लेते थे। तो इस तरह की थी हमारी सभ्यता। आगे लिखते हैं, देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। यानी कि पहले के उस समय में जो है ऐसे लोग नहीं होते थे जो लोगों को प्रलोभन कर सके बुराइयों की ओर। दिस एविल वॉज टू नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। इस तरह की जो बुराइयां हैं वो केवल बड़े शहरों के आसपास ही नजर आती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो आम जन लोग थे, क्योंकि अधिकतर लोग तो बड़े शहरों के पास नहीं रहते थे, तो जो अधिकतर लोग हैं वो तो गांव में रहते थे, तो उनको तो इस तरह की जो भी झंझट है, वकील और वैद्य और कोर्ट वगैरह, इनके बारे में तो पता ही नहीं है। जो भी बुराइयां हैं, वैश्यावृत्ति है, चोर उचक्के हैं, इन सब से तो वो दूर रहते थे। तो जो अधिकतर लोग हैं उनको तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही लिख रहे हैं गांधी जी कि जो आम जनमानस है वो जो है स्वतंत्र जीता था और खुद का खेती बाड़ी करके दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, मतलब कि खुद के खेती बाड़ी करके मज़े से अपने गांव में, अपने घर में रहता था। अब आगे हम लोग आगे हैं 9वें पैराग्राफ में। 9वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने भारत की सभ्यता को परिभाषित किया है कि भारत की सभ्यता इस तरह की है कि यहाँ पर पैसों से ज़्यादा मोल संस्कारों और नैतिकता को दिया जाता है, जहाँ पर संत और फकीरों का ओहदा वो राजाओं से ऊपर माना जाता है। इसी तरह से जो है भारत की सभ्यता को बाकी लोगों ने भी परिभाषित किया है जो इसके समर्थक हैं। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। गांधी जी कहते हैं
कि दुनिया की कोई भी सभ्यता जो है वो 100% सही नहीं होती है, उसके सभी लोग कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, हमेशा जो है कुछ लोग बदमाश रहेंगे ही। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। अब गांधी जी तर्क देते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो लोगों की नैतिकता में सुधार लाने का प्रयास करती थी, हमेशा जो है लोगों को नैतिकता की ओर खींचती थी, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो हमेशा जो है अनैतिकता फैलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन हेलिफ इन गॉड। हमारे गांधी जी कह रहे हैं कि जो लेटर मतलब हुआ जो बाद में लिखा हुआ है, बाद में किसका लिखा था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिम सभ्यता है, वो गॉडलेस है, उनके समाज में जो है भगवान का कोई डर नहीं है। हमारे और फॉर्मर इज बेस्ड ऑन हेलिफ इन गॉड, और जो फॉर्मर यानी कि भारतीय सभ्यता है वो भगवान के डर के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर लोग भगवान के डर से गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में तो भगवान का कोई डर ही नहीं है, तो लोग किस कारण से खराब काम करना सोच छोड़ेंगे। तो यही गांधी जी कहते हुए आगे लिखते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। मतलब ये कहता है कि भारत माता जो है वो अपने हर एक बच्चा को इतने बढ़िया से समझती है, अपने हर एक बच्चों को इतना अच्छे से प्यार देती है कि यहाँ का जो भी इंसान है वो भारत की सभ्यता से चिपका रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक छोटा सा नवजात बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। इसी के साथ हमारा वीडियो का पार्ट 2 ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।